आज 30 जनवरी है, भारत में शहीद दिवस। आज हम एक ऐसी शाम पर लौट रहे हैं जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 30 जनवरी 1948, जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये एक ऐसी घटना है जिसकी गूंज मुझे लगता है आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। और इस घटना को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। हमारे पास चश्मदीदों के बयान हैं, अदालती कार्रवाई के हजारों पन्ने हैं, उस दौर के अखबारों की कटिंग है और खुद हत्यारे का लंबा चौड़ा कबूलनामा भी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन्हीं दस्तावेजों की मदद से ये समझे कि उस शाम असल में हुआ क्या था। हाँ, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा था या इसके पीछे कोई सोची समझी विचारधारा काम कर रही थी। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस शाम के आखिरी 10 मिनट से। जगह थी नई दिल्ली का बिड़ला हाउस, जिसे आज हम गांधी स्मृति के नाम से जानते हैं। गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए निकल रहे थे, पर उस दिन उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। हाँ, करीब 10 मिनट लेट थे वो। 10 मिनट? क्यों? वो असल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं तनाव भरी बातचीत में थे। अच्छा, दोनों के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे उस समय, है ना? हाँ बिल्कुल। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि पटेल सरकार से इस्तीफा दे। खैर, शाम 5:10 पर वो बैठक खत्म हुई और गांधी जी प्रार्थना के लिए निकले। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी 2 पोतियां आभा और मनु थीं। जी, जिन्हें वो अक्सर मजाक में अपनी लाठियां कहते थे। वो उन दोनों के कंधों पर हाथ रखकर चल रहे थे। मनुबेन गांधी ने अपनी डायरी में इसका जिक्र भी किया है। हाँ, बहुत बारीकी से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके एक हाथ में बापू की माला थी, दूसरे में उनकी नोटबुक और थूकदान। वो मनी मन गांधी जी को डांट भी रही थी कि वो हमेशा 10 मिनट लेट हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो प्रार्थना वाली जगह की सीढ़ियों के पास पहुंचे, वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी, भीड़ में से खाकी जैकेट पहने एक मजबूत कदकाठी का आदमी नाथूराम गॉडसे सामने आया। उसने हाथ जोड़ रखे थे। हाँ, तो मनु को लगा कि शायद वो बापू के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे थोड़ा टोका भी, भैया बापू को पहले ही देर हो चुकी है, रास्ता छोड़िए। लेकिन वो पैर छूने के लिए नहीं झुका था। बिल्कुल नहीं। अगले ही पल गोडसे ने मनु को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिर पड़े और उनके हाथ से सारा सामान बिखर गया। हाँ, और जैसे ही वो सामान उठाने के लिए नीचे झुकी, एक के बाद एक 3 गोलियों की कान फाड़ देने वाली आवाज आई। हर तरफ धुएं का गुबार था। और मनु ने, उन्होंने क्या देखा? मनु ने सिर उठाकर देखा तो गांधी जी हे राम कहते हुए नीचे गिर रहे थे। घड़ी में उस वक्त 5:17 हुए थे। 1 मिनट, हे राम, ये शब्द तो गांधी जी की पहचान से जुड़ गए। क्या हमारे दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये सच में उनके आखिरी शब्द थे? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ज्यादातर चश्मदीदों ने, खासकर मनुबेन और आभा जो उनके सबसे करीब थी, उन्होंने यही बताया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र नहीं है। सही कहा, कुछ में नहीं है, लेकिन ये बात इतनी बार कही और लिखी गई है कि ये उस घटना का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। उस अफरा तफरी के माहौल में किसने क्या सुना, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर जो सबसे करीब थे उनका बयान तो यही है। गोली चलने के ठीक बाद क्या हुआ, इससे लेकर भी तो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक अमेरिकी राजनयिक का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में। हाँ, हर्बर्ट रैनर जूनियर। वो दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में वाइस कॉन्सुल थे और उस शाम वहीं मौजूद थे। और उन्होंने क्या किया? बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स की उस समय की रिपोर्टिंग के मुताबिक जब सब लोग सदमे में एकदम जमे हुए थे, तो रायनर ही वो पहले शख्स थे जो आगे बढ़े और गोडसे को पकड़कर नीचे गिरा दिया। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। सही जी, कुछ भारतीय स्रोतों के अनुसार गोडसे ने भागने की कोई कोशिश ही नहीं की। उसने पिस्तौल हाथ में लिए हुए खुद ही पुलिस चिल्लाना शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि भारतीय वायुसेना के एक सार्जेंट ने उसके हाथ से पिस्तौल छीनी थी। तो मतलब मौके पर क्या हुआ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर सब सहमत हैं। गुस्साई भीड़ उस पर टूट पड़ी और उसे बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे एक बड़ी घटना को अलग अलग लोग अपनी नजर से देखते हैं। तो ये साफ है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, इसका मतलब एक साजिश थी। बिल्कुल, ये एक गहरी और पुरानी साजिश थी। इसका जो तात्कालिक कारण बना वो था गांधी जी का 13 जनवरी 1948 को शुरू हुआ आमरण अनशन। ये अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए था, है ना? हाँ, भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए कि वो पाकिस्तान को समझौते के तहत तय 55 करोड़ रुपए की राशि दे, जिसे बंटवारे के बाद रोक लिया गया था।
गुडसे और उसके साथियों के लिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। उन्हें लगा कि गांधी जी देश के साथ धोखा कर रहे हैं जी, कि वो पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने 10 दिन पहले भी कोशिश की थी, 20 जनवरी को। हाँ, 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में ही। क्या प्लान था उनका? योजना ये थी कि प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी से कुछ दूरी पर एक ग्रेनेड फेंका जाएगा जिससे भगदड़ मचेगी। और भगदड़ का फायदा उठाकर? हाँ, जब गांधी जी अकेले रह जाएंगे तो दूसरा साथी उन पर नजदीक से ग्रेनेड फेंकेगा। लेकिन ये प्लान तो फेल हो गया। बुरी तरह फेल हो गया। मदन लाल पाहमा नाम के एक शरणार्थी ने पहला ग्रेनेड तो फेंका, लेकिन वो दीवार से टकराकर फटा और कोई नुकसान नहीं हुआ। भगदड़ जरूर मची, पर दूसरा आदमी डर गया। दिगंबर बढ़ गए। वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उस दिन सिर्फ मदन लाल पाहवा ही पकड़ा गया और इस नाकामी ने ही एक तरह से 30 जनवरी की नींव रखी। बहुत बड़ा सबक था ये उनके लिए। उन्हें समझ आ गया कि दूर से बम फेंकने जैसी तरकीबें काम नहीं करेंगी। उन्हें गांधी जी के बिल्कुल करीब पहुंचना होगा और इसके लिए एक ही आदमी था जो ये कर सकता था, नाथूराम गोडसे। ये भी तो पहली कोशिश नहीं थी, इससे पहले भी हमले हुए थे। हाँ, 1934 में पुणे में गांधी जी के काफिले पर बम फेंका गया था और 1944 में तो खुद गोडसे ने पंचगढ़ी में चाकू लेकर उन पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। और हर बार गांधी जी ने हमलावर को माफ कर दिया। हर बार उन्होंने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास करने का मौका दिया जाना चाहिए और कोई कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया। तो ये नाथूराम गोडसे आखिर था कौन? पुणे का एक पत्रकार, एक हिंदू राष्ट्रवादी। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि वो हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों से जुड़ा रहा था। जी, वो हिंदू राष्ट्र नाम का एक अखबार चलाता था। वो एक मुखर हिंदू राष्ट्रवादी था। अदालत में दिए अपने लंबे बयान में गोडसे ने हत्या के पीछे की अपनी पूरी विचारधारा को सामने रखा। उसने क्या कहा? उसने दावा किया कि वो गांधी जी का सम्मान करता था। हाँ, उसने यही कहा कि वो निजी तौर पर गांधी जी का सम्मान करता था, लेकिन उनकी राजनीति का कट्टर विरोधी था। तो उसका मुख्य तर्क क्या था? उसने अपने किए को सही कैसे ठहराया? उसके कई तर्क थे। पहला और सबसे बड़ा तर्क था भारत का बंटवारा और उसके बाद हुई हिंसा। उसका मानना था कि गांधी जी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप थे। बिल्कुल। उसने अदालत में कहा था, मेरा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान की घुसपैठ से बच जाएगा। वो गांधी जी को बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता था। तो वो गांधी जी को हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के पक्ष में खड़ा देख रहा था। एकदम। उसका दूसरा बड़ा तर्क वही 55 करोड़ रुपए वाला अनशन था। उसने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि देश लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि गांधी जी की जिद से चल रहा है। और तीसरा ये कि गांधी जी की अहिंसा की सारी बातें सिर्फ हिंदुओं के लिए थी। हाँ। वो कहता था कि गांधी जी मुसलमानों की हर मांग के आगे झुक जाते हैं और इसीलिए गोली चलाने से पहले वो झुका। हाँ, अपने इस काम को उसने सही ठहराते हुए कहा, मैंने गांधी जी के सामने सिर झुकाया और फिर अपना नैतिक कर्तव्य पूरा किया। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली मानसिकता है। चलिए अब मुकदमे की बात करते हैं। ये केस लाल किले की एक विशेष अदालत में चला था। हाँ, उस समय का सबसे हाई प्रोफाइल मुकदमा था। नाथूराम गोडसे के साथ साथ नारायण आप्टे, विष्णु करकरे समेत कुल 8 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। और एक और बड़ा नाम जो इस मामले में सामने आया वो था वीडी सावरकर का। जी, सावरकर का नाम दिगंबर बड़गे ने लिया था, जो सरकारी गवाह बन गया था। बड़गे ने क्या दावा किया था? बड़गे ने कहा कि हत्या से पहले गोडसे और आप्टे मुंबई में सावरकर से मिले थे और सावरकर ने उन्हें यशस्वी होकर लौटो का आशीर्वाद दिया था। लेकिन वो बरी हो गए कैसे? क्योंकि कानून के मुताबिक सिर्फ एक सरकारी गवाह के बयान पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसकी बात की पुष्टि के लिए कोई और सबूत या गवाह चाहिए होता है। अभियोजन पक्ष ऐसा कोई दूसरा सबूत पेश नहीं कर पाया, इसलिए सावरकर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। और बचाव पक्ष की दलील क्या थी? ये बहुत दिलचस्प है। उनकी एक बड़ी दलील ये थी कि ये कोई साजिश ही नहीं थी, बल्कि गोडसे ने अकेले ही ये सब किया। अच्छा, वो बाकी सबको बचाना चाहते थे। हाँ, वो गोडसे को एक हीरो की तरह पेश करना चाहते थे। लेकिन सरकारी वकील ने चश्मदीदों, दस्तावेजों और सबूतों की ऐसी झड़ी लगा दी कि ये साबित हो गया कि ये गहरी और महीनों से चल रही साजिश थी। और फिर करीब 1 साल बाद फैसला आया। 10 फरवरी 1949 को नाथूराम गोडसे और सह साजिशकर्ता नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। 5 अन्य को आजीवन कारावास हुआ। यहाँ एक बात और है, गांधी जी के बेटों ने सजा कम करने की अपील की थी।
हाँ, मणिलाल और रामदास गांधी ने, वो कहते थे कि उनके पिता मौत की सजा के खिलाफ थे। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू, सरदार पटेल और गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने इस अपील को ठुकरा दिया। और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में दोनों को फांसी दे दी गई। जी, इस मुकदमे से जुड़ी एक बात जो हमेशा हैरान करती है वो है जज जीडी खोसला की टिप्पणी। हाँ, जज खोसला उन 3 जजों में से एक थे जिन्होंने अपील की सुनवाई की थी। उन्होंने बाद में अपनी किताब में लिखा कि अदालत में गोडसे का जो अंतिम बयान था वो इतना प्रभावशाली था कि अगर दर्शकों को जूरी बनाया जाता तो वो उसे दोषी नहीं पाते। बिल्कुल, यही शब्द थे उनके। ये एक जज के मुंह से बहुत बड़ी बात है। क्या इसका मतलब ये था कि जज उसके तर्कों से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जज खोसला गोडसे की विचारधारा से सहमत नहीं थे। वो सिर्फ इस बात पर टिप्पणी कर रहे थे कि गोडसे का भाषण कितना जबरदस्त था, उसकी भाषा पर पकड़ कितनी मजबूत थी और वो अपने तर्कों को कितने प्रभावी ढंग से रख रहा था। मतलब ये एक खतरनाक विचारधारा का आकर्षक प्रस्तुतिकरण था। सही पकड़ा। ये टिप्पणी दरअसल इस बात को उजागर करती है कि एक खतरनाक विचारधारा भी अगर सलीके से पेश की जाए तो वो कितनी तर्कसंगत लग सकती है। तो ये सारे दस्तावेज, ये गवाहियां, आखिर में ये क्या तस्वीर पेश करते हैं? मौके पर हुई घटना को लेकर कुछ विरोधाभास हैं, पर जो बात साफ है वो ये है कि ये हिंसा के उस विचार का नतीजा थी जिसके खिलाफ गांधी जी पूरी जिंदगी खड़े रहे। बिल्कुल, इस हत्या ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा, दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर तरफ अंधेरा है। इस घटना का एक बड़ा राजनीतिक असर भी हुआ। हाँ, इसने उस समय के हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया। आरएसएस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। सार्वजनिक भावना इन संगठनों के खिलाफ हो गई। तो एक तरह से इस हत्या ने भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने की प्रक्रिया को और मजबूत किया। हाँ, क्योंकि देश ने देखा कि राजनीतिक हिंसा का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। गांधी जी की हत्या ने भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया। इसने एक तरफ तो देश को सेक्युलर रास्ते पर मजबूती से धकेल दिया, लेकिन जमीन के नीचे एक दूसरी विचारधारा की दरारें भी पैदा कर दी जो आज तक मौजूद हैं। और अंत में चलिए उस एक बात पर आते हैं जो नाथुराम गोडसे ने अपनी वसीयत में लिखी थी, जो आज भी उसकी विचारधारा को जिंदा रखे हुए है। हाँ, ये सोचने के लिए एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली विचार है। गोडसे ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी फांसी के बाद उसकी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए। उसने इच्छा जताई कि उसकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक सिंधु नदी फिर से एक स्वतंत्र और अखंड हिंदुस्तान के झंडे के नीचे न बहने लगे और भारत फिर से एक हो जाए। वो अस्थियां आज भी पुणे में सुरक्षित रखी हुई हैं। तो ये अधूरी इच्छा, अधूरी इच्छा आज भी उस अखंड भारत की विचारधारा का प्रतीक है जिसने गोडसे को इस हत्या के लिए प्रेरित किया और जिसकी गूंज आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में समय समय पर सुनाई देती है।